नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि सभी साथियों को विदित है कि हम लोग अपने यूट्यूब चैनल एग्जामोफोबिया के माध्यम से 17वीं बीपीएससी के लिए विभिन्न संस्थानों के टेस्ट पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग जो है एडुटेरिया के तीसरे नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। साथ ही इसके एक्सप्लेनेशन को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। बेसिकली तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर जो है मॉडर्न हिस्ट्री पे आधारित है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे आधारित है और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर है। इसके बाद जो है अन्य सब्जेक्ट के भी जो है टेस्ट पेपर क्रमशः चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट क्रमांक नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है मतलब इंस्टीट्यूट ने कि अब जो है क्वेश्चन पेपर जो दे रहा है उसके नीचे ही जो है एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये खामी है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको क्वेश्चन को समझाएं और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी जो है विस्तार से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट क्रमांक नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला क्वेश्चन है कि कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए दे रखा है कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो 1939 ईस्वी में हुआ उसके अध्यक्ष रहने के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। जबकि इसका कारण आर दे रखा है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य औद्योगिकीकरण पर आधारित भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाना था। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हालांकि जो है इसका उत्तर दे रखा है यानी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जो है विस्तार से बताएंगे कि ये जो है ऑप्शन क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले का जो सही आंसर है वो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, जबकि इसका आर ऑप्शन यानी कारण इसका सही है। क्यों सही है और क्यों गलत है ये हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहते हुए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया उन्होंने, और वह त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ 1939 में उसमें नहीं बल्कि जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ था 1938 में, उस दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। जबकि कारण देखा जाए तो कारण के परिप्रेक्ष्य में जो है स्टेटमेंट कारण जो है आर जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है कथन ए है, तो यहाँ पे त्रिपुरी कांग्रेस का अधिवेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो हरिपुरा का अधिवेशन हुआ 1938 में, उस दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। तो इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, आर यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि वर्ष 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में संकट की घड़ी में आयोजित होने वाला सम्मेलन था। जबकि दूसरा कथन है कि त्रिपुरी अधिवेशन जो 1939 में हुआ इसके अध्यक्ष पद पर रहते हुए निर्वाचन में सुभाष चंद्र बोस ने जो है पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। तो यहाँ पे अध्यक्ष पद हेतु जो है जो निर्वाचन हुआ उसके दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है अपने जो है समकक्ष जो खड़े हुए थे पट्टाभी सीतारामैया उनको पराजित किया था, ऐसा स्टेटमेंट कह रहा है। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है कि जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ उसमें अध्यक्ष पद हेतु निर्वाचन में जो है वाम पंथ को छोड़कर पूरा दक्षिण पंथ ने सुभाष चंद्र बोस का साथ दिया था। जबकि चौथा कथन है कि त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जो है कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न को लेकर गांधी जी से मतभेद हुए और मतभेद के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दूसरे में देखा जाए तो एक तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है और चौथा ऑप्शन सही है, जबकि यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन में दे रखा है कि जो है पूरा वाम पंथ को छोड़कर पूरा जो है दक्षिण पंथ ने सुभाष चंद्र बोस का जो है साथ दिया था। तो यहाँ पे देखा जाए तो वाम पंथ जो था वो जो है सुभाष चंद्र बोस के साथ था, ना कि जो है सीतारामैया के साथ था। तो यहाँ पे जो है तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब है सी ऑप्शन, चित्तरंजन दास को माना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है 1920 में जो है प्रवेश लेते हैं, और जालियांवाला बाग के जो जघन्य नरसंहार हुआ 1919 में, उस दौरान जो है वे काफ़ी दुखी हुए, और उसी दुखी होने के चलते उन्होंने अप्रैल 1921 में उन्होंने भारतीय सिविल सेवा से अपना त्याग पत्र दे दिया। और इसके पश्चात जो है सुभाष चंद्र बोस जो है मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए जुलाई 1921 में गांधी जी के पास चले गए। इसके अलावा जो है गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के मन में भारत की स्वतंत्रता के लिए जो पनप रही लालसा है उसको समझा, और जो है उन्हें देश बंधु चित्तरंजन दास के पास भेजा, और इस प्रकार जो है चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित है? तो यहाँ पे चौथे में देखा जाए तो सही जवाब है ए ऑप्शन, इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित एक जो है पुस्तक है, और यह पुस्तक जो है 1934 ईस्वी में जो है प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस ने लिखा कि यदि महात्मा गांधी तानाशाह स्टालिन, मुसोलिनी या हिटलर जॉन बुल की भाषा में बोलते तो उन्हें सुना जाता और उनके सम्मान में सिर झुकाए जाते। ये जो है वक्तव्य उन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जो है इंडिया विंस फ्रीडम जो पुस्तक है, इसके रचनाकार हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और अनहैप्पी इंडिया के रचनाकार हैं लाला लाजपत राय, और इंडिया डिवाइडेड के रचनाकार हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि कांग्रेस को ब्रिटेन द्वारा भारतीयों से पूछे बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने की एक पक्षी घोषणा पसंद नहीं आई थी, जबकि दूसरा कथन है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का जो है सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है 5वें में देखा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे देखा जाए पहले स्टेटमेंट के बारे में, तो एक पक्षी घोषणा जो है कांग्रेस को पसंद नहीं आई थी, जिसके चलते जो है काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा, और जो है प्रांतों के जो मंत्रिमंडल थे उन्होंने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। जहां जो है कांग्रेस की सरकारें थी उनके मंत्रिमंडलों ने जो है अपना इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात जो है देखा जाए तो कांग्रेस ने जो है ब्रिटेन का जो है सशर्त समर्थन करने का निर्णय लिया था, क्योंकि वह ब्रिटेन से कहीं अधिक जो है फांसीवाद, नाजीवाद, सैन्यवाद की विरोधी थी, इसलिए उन्होंने समर्थन करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, रिक्त स्थान की पूर्ति जो है विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे जो है कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पे वायसराय के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे 6ठे में हमें जान पड़ता है कि यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लॉर्ड लिथगो जो थे वे जो है यहाँ पे जो है भारत के वायसराय थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ जो है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करके किया गया था, और उस समय जो है भारत के वायसराय जो है लॉर्ड लिथगो थे, जिनका कार्यकाल 1936 से 44 के मध्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता। तो यहाँ पे जो है 7वें में देखा जाए तो 7वें में करेक्ट आंसर है जो है सुभाष चंद्र बोस। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है 20 जून 1940 को महात्मा गांधी से जो है अपने परिप्रेक्ष्य में जो है बात की, और उन पर जो है दबाव डाला कि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की खराब स्थिति का फायदा उठाते हुए जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसका जो है आह्वान करना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध जो है भारत के लिए ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में आया है जिसमें भारतीयों को इस स्थिति को अपने हित में जो है करने का एक मौका है, और उसका जो है भारत को लाभ उठाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, कांग्रेस की त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों का समस्त टकराव किस प्रश्न पर केंद्रित था। तो 8वें में सही जवाब होगा जो है बी ऑप्शन, कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति का गठन हुआ था, जिसके जो है संदर्भ में
जो है सुभाष चंद्र बोस और दक्षिण पंथियों के जो है बीच जो है टकराव की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन ए दे रखा है, तो इसमें दिया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के बाद गांधी जी और उनके समर्थक जो है तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। जबकि कारण आर दे रखा है कि गांधी जी का मानना था कि जो है संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है तथा तत्कालीन परिस्थितियां जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं। तो यहाँ पे कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे 9वें में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है कथन ए और कारण आर जो है दोनों सही है तथा कथन जो है ए है और कारण आर है। तो यहाँ पे आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर था। क्योंकि जो है देखा जाए तो अक्टूबर 1939 में जो है लिनलिथगो ने जो है ब्रिटेन का उपनिवेश होने के नाते भारत को जो है युद्धरत राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया और इस घोषणा के पश्चात जो है तुरंत जन सत्याग्रह छेड़ने के मुद्दे पर देश में एक बार पुनः बहस प्रारंभ हो गई और गांधी जी एवं उनके समर्थक जो है तुरंत आंदोलन प्रारंभ करने के पक्ष में नहीं थे। हालांकि इस संदर्भ में बात की जाए तो जो है सुभाष चंद्र बोस इसके पक्ष में जो है जान पड़ते हैं, क्योंकि गांधी जी इसलिए पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका मानना यह था कि जो है अभी कांग्रेस का जो है संगठन उतना मजबूत नहीं है और कांग्रेस की स्थिति भी अच्छी नहीं है और परिपूर्ण नहीं है और जो है तत्कालीन परिस्थितियां जो है जन सत्याग्रह के प्रतिकूल हैं। इसलिए जो है यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां। रिक्त स्थानों की पूर्ति जो है विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए ऑप्शन को फिल करना है और बी ऑप्शन को फिल करना है। तो किस सन को जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन में जो है कहाँ पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया था। तो यहाँ पे 10वें में देखा जाए तो 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन में जो है लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस ये जो प्रस्ताव हुआ इसकी रूपरेखा तैयार करने में जो है खलीक उज्मा फजल उल हक तथा सिकंदर हयात ने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी निभाई थी। और इस प्रस्ताव में कहा गया कि भौगोलिक जो परिदृश्य से एक दूसरे से अलग करते हुए प्रदेश जो है आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस प्रकार गठित किए जाएं ताकि वहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में जो है संयोजित करें। पहला ऑप्शन है कि जापान के द्वारा जो है पर्ल हार्बर पर जो है हमला किया गया। तो ये कब किया गया? तो यहाँ पे देखा जाए दिसंबर 1941 में किया गया। इसके अलावा जर्मनी के द्वारा रूस पर हमला और रूस का युद्ध में कूदना, ये घटना घटी जो है जून 1941 में। ये दिसंबर में था, ये जून में था। अगला है जापान के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया में रंगून पर जो कब्जा किया गया, यह हुआ था मार्च जो है 1942 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सही जो है कूट बनेगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां। सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश पदाधिकारी दे रखा है। सूची सेकेंड में दे रखा है उनका पद। तो जो है एमरी थे, तो एमरी जो है विदेश मंत्री थे। इसका मिलान जो है दूसरे से हो जाएगा। विंस्टन चर्चिल जो थे वे जो है प्रधानमंत्री थे, 5वें से मिल जाएगा। जो विविल थे वे जो है कमांडर इन चीफ थे, तो यहाँ पे चौथे से मिल जाएगा। अगला है जो है लिनलिथगो जो थे, ये थे वायसराय थे भारत में, पहले से मिलान हो जाएगा। 5वें नंबर का है जो है स्टेफोर्ड क्रिप्स, तो ये जो थे ये संसद सदस्य थे तथा मजदूर दल के नेता थे। तो यहाँ पे ये तीसरे से मिलान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो जो है सही युग्म बना सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां।
किस भारतीय नेता ने क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था? तो यह कथन जो है महात्मा गांधी ने कहा था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कांग्रेस कार्य समिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति प्रदान की? तो उन्होंने जुलाई 1942 में वर्धा में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति जो है प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जबकि दूसरा कथन है भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया था। तीसरा कथन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बंबई की बैठक में जो अगस्त 1942 को हुई, इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। चौथा कथन है कि बंबई के जो है ग्वालियर टैंक में 8 अगस्त 1942 को जो बैठक आयोजित की गई, उसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पर जो है एक प्रस्ताव पारित किया गया। पांचवा कथन है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी द्वारा गढ़ा गया एक नारा था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन यहाँ पे सही है, यह आपको बताना है। तो 15 में देखा जाए तो एक जो है तीसरा ऑप्शन सही है और एक चौथा ऑप्शन सही है, जबकि पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, दूसरा भी गलत है, पांचवा भी गलत है। यहाँ पे जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी जगह जो है जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए था और भारत छोड़ो प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू द्वारा समर्थित किया गया, तो इसकी जगह जवाहरलाल नेहरू की जगह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल होना चाहिए था। और इसके अलावा जो है जो प्रसिद्ध जो है स्वतंत्रता सेनानी थे यूसुफ मेहर अली द्वारा जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गढ़ा गया था, ना कि महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? जो है यूसुफ मेहर अली द्वारा। तो यहाँ पे जो है तीसरा चौथा ऑप्शन सही है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? तो पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च 1943 को मनाया जाता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा और कहां पर की गई? तो यहाँ पे 17 में देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। रास बिहारी बोस द्वारा जो है टोक्यो जापान में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। तो राजगोपालाचारी फार्मूला आया, ये कब आया? जो है राजगोपालाचारी फार्मूला जुलाई 1944 में। और वेवेल योजना कब आई? मई 1945 में। और शिमला सम्मेलन कब हुआ? जून 1945 में। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया जाता है? जो है 23 मार्च 1943 को। और सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास जो है 21 दिनों तक जो है कब चला? जो है फरवरी 1943 में। तो यहाँ पे जो है सही युग्म बना डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता, देश के कई स्थानों में समानांतर सरकारों की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर जो है समानांतर सरकार की स्थापना नहीं की गई थी? तो उस शहर का नाम है बालासोर, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बालासोर कहाँ पे पड़ता है ये आपको बताना है। तो बालासोर कहाँ पे पड़ता है? जो है उड़ीसा में पड़ता है बालासोर। और जो है बलिया कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। सतारा जो है महाराष्ट्र में। और जो है तामलुक पड़ता है मिदनापुर जो है बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर स्थापित समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक चली थी? तो इस सरकार का नाम है सतारा
महाराष्ट्र की सरकार जो है सबसे अधिक समय तक चली थी। क्योंकि देखा जाए तो 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है स्थानीय आंदोलनकारियों द्वारा बहुत से स्थानों पर अंग्रेजी शासन प्रणाली को ठप कर दिया गया और उसके समानांतर अपनी सरकारें गठित की गईं, जिसमें जो है जो सतारा की जो सरकार थी वो 1943 के मध्य से 1945 तक जो है संचालित हुई। इसके अलावा जो बलिया की सरकार थी वह अगस्त 1942 से में जो है केवल एक सप्ताह के लिए संचालित की गई। इसके अलावा जो है तामलुक की जो सरकार थी, जो बंगाल की सरकार थी, यानी तामलुक जो बंगाल में पड़ता है, वह दिसंबर 1942 से सितंबर 1944 तक ही संचालित हुई थी। लेकिन जो सतारा में गठित समानांतर सरकार थी वह सबसे अधिक समय तक यानी लगभग 2.5 वर्ष तक जो है संचालित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने बॉम्बे में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी। जबकि दूसरा कथन है कि 1943 के मध्य से 1945 तक सतारा में चलने वाली समानांतर सरकार जाति सरकार के नाम से भी जानी जाती है। जबकि तीसरा कथन है कि बलिया में अगस्त 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। जबकि चौथा कथन है कि हिंदू महासभा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। तो यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो 21 में देखा जाए तो एक पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि 1943 के मध्य से 1945 तक जो है सतारा में चलने वाली सरकार को प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था, ना कि जाति सरकार के नाम से। इसलिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। बाकी जो है पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, सुभाष चंद्र बोस द्वारा फ्रीडम आर्मी का गठन कहाँ किया गया था? तो 22 में देखा जाए तो फ्रीडम आर्मी का गठन जो है जर्मनी में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि इस दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है भारत की आज़ादी की लड़ाई को अपने तरीके से जो है सुव्यवस्थित करने का निर्णय लिया, यानी लड़ने का निर्णय लिया। और क्योंकि वे स्पष्ट हो गए थे कि गांधी जी के तरीकों से जो है आज़ादी पाना काफ़ी जो है मुश्किल हो रही है और वे गांधी जी के तरीकों को नहीं अपनाएंगे। साथ ही यह भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो है कांग्रेस गांधी जी के तरीकों को ही अपनाएगी। और इसी प्रयास में वे अंग्रेज़ों की नज़रबंदी से भागकर पहले रूस पहुंचे और इसके बाद जो है वे जर्मनी पहुंचकर हिटलर से मिले और हिटलर की मदद से उन्होंने जो है जर्मनी और इटली में पकड़े गए भारतीय मूल की सभी युद्ध बंदियों को एकजुट कर जो है फ्रीडम आर्मी यानी मुक्ति सेना को गठित किया। और जर्मनी के जो है ड्रेसडेन में जो है फ्रीडम आर्मी का ऑफिस भी उन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है स्थान दे रखे हैं और सूची सेकंड में दे रखा है सुभाष चंद्र द्वारा प्रयुक्त छद्म नाम जिससे वे उस स्थान तक पहुंचे थे। तो यहाँ पे पहला स्थान है टोक्यो। तो टोक्यो वे पहुंचे थे, जो है अपना नाम जो है टोक्यो वे पहुंचे थे। जून 1943 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है आदिम हुसैन की छद्म नाम से टोक्यो पहुंचे और जापान के प्रधानमंत्री तोजो से उन्होंने मुलाकात भी की। तो यहाँ पे टोक्यो का मिलान होगा आबिद हुसैन। अगला है जर्मनी वे पहुंचे, जो है कब पहुंचे? जर्मनी वे पहुंचे थे जुलाई 1941 में, जो है ऑरलैंडो मिजोटा के नाम से जो है यानी मिजोटो के नाम से वे जो है जर्मनी पहुंचे और हिटलर से उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा पेशावर वे पहुंचे थे, अपना खुद का नाम जियाउद्दीन नाम का जो है छद्म का प्रयोग करके वे जो है 26 जनवरी 1941 को जो है जियाउद्दीन नाम रख के पेशावर पहुंचे थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, सुभाष चंद्र बोस को नज़रबंदी से भगाकर जनवरी 1941 में किस व्यक्ति ने पेशावर पहुंचने में मदद की? तो यहाँ पे जो है 24 में देखा जाए तो सही जवाब है भगत राम ने। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो जनवरी 1941 में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है नज़रबंदी से निकलकर भागने में सफल तो रहे और वे रूस पहुंचने का प्लान तैयार किए हुए थे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले वे 26 जनवरी 1941 को जियाउद्दीन नाम का प्रयुक्त करके वे पेशावर पहुंचे
और पेशावर पहुंचने में भगत राम नामक व्यक्ति ने उनकी काफ़ी मदद जो है प्रदान की, जिसके पश्चात जो है वे पेशावर पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद जो है आगे उन्हें जो है कहाँ पहुंचना था, जर्मनी पहुंचना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में दे रखा है कि जून 1945 में ब्रिटिश सरकार ने सभी जो है कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया, जबकि कारण आर दे रखा है कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। तो यहाँ पे कूट के सहयोग से सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 25 में सही ऑप्शन है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो कथन और कारण है यहाँ पे दोनों ही सही है, और जो है कारण जो है कथन का सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए तो मई 1945 तक जो है यूरोप में जो है द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्ति की अवस्था में पहुंच चुका था, किंतु भारत पर जो है जापान के आक्रमण का भय अभी भी बना हुआ था। इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार यह भी चाहती थी कि भारत में जो है संवैधानिक जो प्रश्न है वो किसी भी तरीके से जो है हल कर लिया जाए। यदि तत्कालीन वायसराय जो है लॉर्ड विविल को यह निर्देश दिया गया कि वे भारत के नेताओं के साथ जो है विचार विमर्श करके समझौते का प्रयास करें, तो इसी प्रयास के तहत जो है जून 1945 में जो है सभी कांग्रेसी नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन है कि देसाई लियाकत समझौता प्रस्ताव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह समझौता प्रस्ताव कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए लाया गया था, जबकि दूसरा ऑप्शन है कि यह समझौता प्रस्ताव जो है राजगोपालाचारी फार्मूला जो 1944 को हुआ तो जो है इसके बाद जो है लाया गया था। तीसरा कथन है इस समझौता के तहत जो है यह प्रस्ताव के अनुसार जो है अंतरिम सरकार में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों केंद्रीय विधानमंडल से क्रमशः 2:1 में अपने सदस्यों को मनोनीत करने की बात की गई, जबकि चौथा कथन है कि इस समझौते या प्रस्ताव के तहत जो है अंतरिम सरकार में 20% जो है स्थान अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित रखने की भी बात की गई। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है 26 में देखने पे ये पता चलता है, 26 में देखने पे ये पता चलता है यहाँ पे कि पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है, जबकि जो है यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि उस समझौता या प्रस्ताव में जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों के लिए अंतरिम सरकार में केंद्रीय विधानमंडल से समान सदस्यों को मनोनीत करने की बात की गई थी, ना कि कोई रेशियो का जो है यहाँ पे प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पे 2:1 का कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जबकि जो है समान जो है सदस्यों की बात की गई थी। इसलिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो पहला ऑप्शन इसमें जो है देखा जाए स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे जो है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने जो है कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य जो है सहयोग को बढ़ावा देने हेतु कब जो है या किस सन को जो है एक फार्मूला सुझाया था, जिसे राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने जो है 10 जुलाई 1944 को जो है यह फार्मूला सुझाया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यह फार्मूला जो है अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। हालांकि गांधी जी ने इस फार्मूला का समर्थन किया, लेकिन कुछ प्रमुख हिंदू नेताओं के जो है भारी विरोध के कारण जो है यह फार्मूला जो है लागू होने में असफल हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सहयोग से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है जो है INA से जुड़े तथ्य हैं, और सूची सेकंड में दे रखा है संबंधित स्थान है। तो INA बैंक जो है ये कहाँ पर है, ये जो है रंगून में है। और अगला है INA का प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ पर है, ये जो है सिंगापुर में है। अगला है स्वराज द्वीप कहाँ पे है, ये जो है निकोबार द्वीप में है। और शहीद द्वीप कहाँ पे है, अंडमान द्वीप में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो INA का मुख्यालय जो है प्रारंभिक मुख्यालय सिंगापुर में था, बाद में इसको रंगून में जो है स्थानांतरित कर दिया गया था।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहाँ पर दिया था? तो यहाँ पे देखा जाए यह नारा उन्होंने जो है कहाँ पर दिया था? मलाया में दिया था। मलाया में दिया था। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलाया नामक स्थान कहाँ पे पड़ता है? तो यह वर्तमान में फिलीपींस नामक जो है दक्षिण पूर्व एशियाई देश की राजधानी है मलाया। वहाँ पे उन्होंने जो है यह नारा प्रदान किया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद के नाम से अस्थायी सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ किया था? तो उन्होंने इस सरकार का गठन जो है सिंगापुर में किया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इसका गठन 21 अक्टूबर 1943 को किया गया था यहाँ पे। और जो है इस अस्थायी सरकार में जो है सुभाष चंद्र बोस ने खुद को जो है राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री तथा युद्ध और विदेशी मामलों के मंत्री के रूप में घोषित किया। साथ ही जो है AC चटर्जी को वित्त मंत्री, डॉक्टर लक्ष्मी सहगल को महिला संगठन की अध्यक्ष और SA अय्यर को प्रचार विंग का अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आज़ाद हिंद फौज दिवस कब मनाया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज जो है 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो है जापान की पराजय हो जाने के बाद जो है आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन पर जो है युद्धबंदी के रूप में मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाए जाने के विरोध में भारत के लोगों ने जो है अभूतपूर्व एकता का परिचय प्रस्तुत किया और राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया और प्रदर्शन भी किया। इसी क्रम में 1 से 11 नवंबर के बीच जो है आज़ाद हिंद फौज सप्ताह तथा 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के सहयोग से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में दे रखा है कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य हैं उनका जिक्र है। सूची सेकंड में उनके पद दे रखे हैं। तो सूची फर्स्ट में देखते हैं जो है पहला ऑप्शन है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनका पद क्या था? तो इनका पद था तत्कालीन भारत के सचिव थे। तो इनका मिलान हो जाएगा पहले से। बी ऑप्शन में है AV अलेक्जेंडर। तो इनका जो पद था तत्कालीन नौसेना मंत्री थे। तो यहाँ पे तीसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये जो है तत्कालीन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो इनका मिलान हो जाएगा चौथे से। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सहयोग से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में जो ऑप्शन दे रखा है वे है अंतरिम सरकार के मंत्री और सूची सेकंड में दे रखा है मंत्रालय। तो डॉक्टर जॉन मथाई जो है को जो है कौन सा मंत्रालय जो है प्राप्त था? तो यहाँ पे देखा जाए तो जॉन मथाई को जो है रेलवे मिनिस्ट्री मिली थी। तो यहाँ पे जो है पाँचवें से मिलान हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद को जो है कृषि एवं खाद्य मंत्रालय और लियाकत अली खान को जो है वित्त मंत्रालय और C राजगोपालाचारी को जो है शिक्षा मंत्रालय प्राप्त था। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पहला कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं के लिए चुनाव कराए गए। जबकि दूसरा कथन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना हुआ। जबकि तीसरा कथन है कि विविल योजना के अनुसार शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। चौथा कथन है शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह हुआ। तो उपरोक्त घटनाओं का कालानुक्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो विविल योजना के अनुसार जो है शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है कब किया गया? शिमला सम्मेलन का आयोजन जो है जून 1945 में किया गया। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटेन में लेबर पार्टी का सत्ता में आना हुआ जो है कब हुआ? जुलाई 1945 में। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है भारत में केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थाओं के लिए चुनाव हुए थे जो है 1945-46 में सर्दियों के समय, यानी नवंबर से जनवरी के बीच में। तो यहाँ पे नवंबर टू जनवरी 1945 से 46। इसके अलावा शाही नौसेना के नाविकों का विद्रोह हुआ जो है फरवरी 1946 में। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मिलान बनेगा वो जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नवंबर 1945 में लाल किले में एक ही कटघरे में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर एक प्रसिद्ध मुकदमा चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर वह मुकदमा नहीं चलाया गया था? तो यहाँ पे सही जवाब है, जो है बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो है अरोड़ा अशरफ अली पर जो है यह मुकदमा नहीं चलाया गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो आज़ाद हिंद फौज का जो है मानसिक प्रभाव जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसका प्रमाण हमें जो है उन पर चलाए गए मुकदमे में देखने को मिलता है, क्योंकि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर दो प्रकार के मुकदमे चलाए गए। पहला था कि सार्वजनिक स्तर पर मुकदमा, तथा दूसरा था लाल किले में एक ही कटघरे में प्रेम कुमार सहगल जो एक हिंदू थे और जो है शाहनवाज खान जो एक मुसलमान थे, तथा गुरुबख्श सिंह ढिल्लो जो एक सिख थे। इन पर जो है मुकदमा चलाया गया और दूसरे प्रकरण के जो मुकदमे थे उनका जो है एक प्रतीक के रूप में जो है यहाँ पे सजा दी गई। जो मुकदमा चलाया गया वो जो है मुकदमा जो है अरोड़ा अशरफ अली पर चलाया गया। तो यहाँ पे जो है जो एक प्रकार का मुकदमा चलाया गया लाल किले में कटघरे के रूप में, वो जो है 3 लोगों पे चलाया गया, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, शाहनवाज खान और जो है प्रेम कुमार सहगल। लेकिन इसमें अरोड़ा अशरफ अली शामिल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित स्थान के आधार पर करें। पहला ऑप्शन कथन है, यहाँ पे कथन है कि भारतीय शाही सेना जिसे रॉयल इंडिया नेवी के नाम से जाना जाता है कि नाविक को, तो नाविक का नाम बताना है यहाँ पे, तो नाविक को HMIS तलवार की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में फरवरी 1946 में गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनका नाम था BC दत्त। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कैबिनेट मिशन योजना के तहत त्रिस्तरीय संघ एवं समूहीकरण की अवधारणा को लागू करते हुए प्रांतों को 3 समूहों क्रमशः समूह का, समूह खा तथा समूह गा में वर्गीकृत किया गया था। बिहार प्रांत को किस समूह के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो 37 में समूह का के अंतर्गत जो है सम्मिलित किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 3 समूह बनाए गए। समूह का था जिसमें मद्रास, बॉम्बे, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया। जबकि समूह खा था इसमें पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत और जो है सिंध प्रांत को शामिल किया गया। जबकि समूह गा था इसमें बंगाल का जो मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत था उसको शामिल किया गया और असम भाग को शामिल किया गया जो हिंदू बहुसंख्यक प्रांत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के तहत प्रांतों का समूहीकरण कुल 3 समूहों, समूह का, समूह खा तथा समूह गा में किया गया। तीनों समूहों में कुल कितने प्रांत शामिल थे? तो यहाँ पे 38 में देखा जाए तो यहाँ पे जो है कुल जो है 11 11 जो है भागों में जो है तीनों समूहों को बांटा गया। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीनों समूहों को मिलाकर कुल 11 प्रांत इस समूहीकरण में शामिल थे। समूह का में जो है 6 प्रांत, समूह खा में 3 प्रांत और समूह गा में 2 प्रांत शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल 385 प्रतिनिधियों का चयन किया गया। इनमें कुल कितने प्रतिनिधियों का चुनाव देशी रियासतों से किया जाना था? तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन 93 जो है प्रतिनिधियों का चुनाव जो है देशी रियासतों के लिए किया जाना था और जो है 93 लोगों का। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत शामिल नहीं था? पहला है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया जाना, दूसरा है भारत को एक संघ बनाने की परिकल्पना करना, तीसरा है अवशिष्ट शक्तियां संघ में निहित किया जाना, चौथा है संविधान निर्माण हेतु ढांचागत रूपरेखा की परिकल्पना करना। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो है कैबिनेट मिशन योजना जो 1946 में लागू हुई, इसके तहत जो है कुछ जो है बिंदु जो है प्रस्तावित किए गए, जिसमें जो है पाकिस्तान के गठन की मांग को अस्वीकार किया गया और जो है इसके तहत जो है भारत को एक जो है संघ बनाने की परिकल्पना की गई, जिसमें जो है ब्रिटिश शासित भारत के क्षेत्र और रियासतें दोनों शामिल थे। तो यहाँ पे पूछा गया था कौन सी चीज़ें शामिल नहीं थी, इसके बारे में पूछा गया था। तो यहाँ पे पहला तीसरा सही है।
और इसके अलावा जो है आगे चलते हैं तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक अगला बिंदु है जो प्रस्तावित था। इस योजना के तहत प्रांतों को व्यापक शक्तियां दिए जाने की परिकल्पना की गई, जिसमें जो है अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों के पास निहित किए जाने की बात की गई थी। जबकि अन्य बिंदु है कि इस योजना के तहत संविधान निर्माण हेतु ढांचागत रूपरेखा की परिकल्पना भी निहित है। ये चारों बिंदु जो है इसमें समाहित थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1915 ईस्वी में की गई थी। जबकि दूसरा कथन है, हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1925 ईस्वी में की गई थी। तो यहाँ पे कौन से कथन यहाँ पे सही हैं? तो यहाँ पे जो है 41 में देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही कथन यहाँ पे गलत हो जाते हैं। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखा जाए तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही अंग्रेजों की जो है प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से मुस्लिम जो है सांप्रदायिकता जो है संस्थागत रूप लेने लगी थी, और इसी के परिणाम स्वरूप जो है हिंदू बहुसंख्यक समुदाय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी या देना प्रारंभ कर दिया था। इसी के तहत वर्ष 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का गठन तथा 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। एक स्वतंत्र जो है संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। उपरोक्त कथन किसका है? तो ये कथन जो है आगा खां का है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो 1870 के दशक में सर सैयद अहमद द्वारा स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गठन मुस्लिमों को रूढ़िवादिता से मुक्त करने के लिए या फिर आधुनिक और प्रगतिशील बनाने के उद्देश्य से जो है इस विश्वविद्यालय का गठन किया गया। लेकिन कालांतर में यह जो है सांप्रदायिक गतिविधियों का केंद्र बन गया, जिसका परिणाम अंततः देश विभाजन हुआ, और आगा खां का प्रसिद्ध कथन इसी के परिणाम स्वरूप था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में दे रखा है कि सन 1930 के दशक में जो है उत्तरार्ध में मुस्लिम लीग ने सांप्रदायिकता के मुद्दे को और तीव्र करने का निश्चय किया, जबकि इसका कारण दे रखा है सापेक्ष में कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग को अच्छी सफलता प्राप्त हुई थी। तो इसके परिप्रेक्ष्य में आपको देख के बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला जो कथन है, कथन ए है, वो तो यहाँ पे सही हो जाता है, लेकिन इसका कारण आर यहाँ पे गलत हो जाता है। कारण आर यहाँ पे गलत हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखा जाए तो 1930 के दशक के उत्तरार्ध में जो है मुस्लिम लीग ने जो है सांप्रदायिकता के मुद्दे को काफ़ी तीव्र तो कर दिया, लेकिन इसका जो है प्रमुख कारण जो था वो 1937 के जो है प्रांतीय चुनाव में उसके द्वारा जो है अत्यंत निराशाजनक प्रदर्शन करना माना गया था। जबकि मुस्लिम लीग ने जो है मुसलमानों को एक अल्पसंख्यक समुदाय की जगह एक पृथक राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करना आरंभ कर दिया था इस दौरान। जबकि देखा जाए तो 1930 के दशक में ही सर्वप्रथम एक मुस्लिम युवा जो है चौधरी हुए रहमत अली, उन्होंने जो है पृथक मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया, और बाद में जो है कवि इकबाल ने इसका और प्रचार भी किया और समर्थन भी किया, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो जिन्ना साहब ने इसको और जो है इसको हवा दी, और जिसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान नाम के एक नए देश का गठन किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। भारत के विभाजन के साथ जो है सत्ता के हस्तांतरण की योजना कब प्रस्तुत की गई? तो यह योजना 3 जून 1947 को प्रस्तुत की गई। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो लॉर्ड वेविल के स्थान पर जब जो है भारत जो है लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भारत भेजा गया या घोषणा की गई, तो फरवरी 1947 को इटली में जो है घोषणा की गई, और जो है लॉर्ड माउंटबेटन के वायसराय के रूप में पदभार ग्रहण करने के पूर्व ही भारत में विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फार्मूला भारतीय नेताओं द्वारा लगभग स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन पदभार ग्रहण करने के बाद जो है 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे जो है वर्तमान में हम जो है माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में प्रस्तुतिकरण, दूसरा है बिल का हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रस्तुतिकरण, तीसरा है बिल को शाही स्वीकृति मिलना तथा अधिनियम के रूप में परिवर्तित हो जाना। तो उपरोक्त तथ्यों का कालक्रम के अनुसार क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है
जो है 3 जून 1947 के माउंटबेटन योजना तथा उसके प्रारूप को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जो है शीघ्र ही स्वीकार कर लिया और उसे जो है वैधानिक रूप देने के लिए जो है आगे जो है कदम बढ़ाए, यानी अग्रसर हुई, ऐसा कहा जा सकता है। इसी के फलस्वरूप देखा जाए तो प्रधानमंत्री जो इटली थे, उन्होंने जो है उस योजना के प्रारूप को विधेयक के रूप में 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटेन का जो निम्न सदन है उसमें प्रस्तुत किया। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो है प्रस्तुतिकरण हुआ, कब हुआ? 15 जुलाई 1947 को, और 16 जुलाई को जो है हाउस ऑफ जो है लॉर्ड्स यानी ब्रिटेन का जो उच्च सदन है उसमें जो है प्रस्तुत किया गया। तो यह जो है 16 जुलाई जो है 1947 को जो है ये इसको प्रस्तुत किया गया, और दोनों सदनों से ये विधेयक 18 जुलाई को जो है पारित कर दिया गया और इसी दिन जो है इसे शाही स्वीकृति भी प्राप्त हो गई। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में परिणत हो गया। तो ये जो है 18 जुलाई को जो है पारित किया गया और जो है स्वीकार कर लिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है, कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में दे रखा है कि लाहौर अधिवेशन जो 1929 की भावना के विपरीत कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना के तहत डोमिनियन स्टेटस का दर्जा स्वीकार किया, जबकि कारण आर है कि देश की तत्कालीन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक यह था कि कांग्रेस जल्द से जल्द शासन की शक्तियां प्राप्त कर ले। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है क्योंकि दोनों ही कथन सही है और आर एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से तुलना किसने की थी? तो यहाँ पे 47 का सही जवाब है डी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा जाए तो इस दौरान जो है जब लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत आए तो महात्मा गांधी जो है सांप्रदायिकता के बिल्कुल खिलाफ थे और पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयास किया और भरसक प्रयास किया। और जो है फ्रीडम स्ट्रगल के कुछ समय पूर्व जो है जब देश में जो है सांप्रदायिक दंगा चरम पर था तो महात्मा गांधी अपनी जान की परवाह न करते हुए जो है सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए अकेले जो है प्रयासरत हुए और सांप्रदायिकता का अकेले ही मुकाबला करने के कारण जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी की प्रशंसा की और उनकी तुलना जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स से की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो 1945 में जो है किस स्थान में तथा 1947 में किस स्थान में जो है अखिल भारतीय राज्य वन जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। तो ये जो है 1945 में जो है उदयपुर और जो है 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। तो कथन ए में दे रखा है कि 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक 1-2 दशकों में ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग तीव्रता से उठाई, जबकि कारण आर दे रखा है कि इस दौर में जो है नेपोलियन द्वारा यूरोप में एक जो है कॉन्टिनेंटल सिस्टम स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कूट के माध्यम से जो है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो यहाँ पे 55 में देखते हैं तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि जो है कथन ए और कारण आर जो है दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जो है 56, भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब की गई थी? तो 56 में देखा जाए तो इसकी शुरुआत जो है 1860 ईस्वी में की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इस प्रणाली के तहत जो है विकास में वायसराय काउंसिल के वित्त सदस्य जो तत्कालीन ब्रिटिश संसद के सदस्य भी थे, जेम्स विल्सन का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि बजट पर समान चर्चा की अनुमति नहीं थी और परिषद को बजट पर मतदान करने का भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन 1892 के अधिनियम के तहत जो है पहली बार देखा गया कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों को कुछ शर्तों के तहत जो है बजट पर चर्चा करने का अधिकार प्राप्त हो पाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57,
रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। तो इसमें कथन है कि भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत जो है यहाँ पे एक सन आएगा और उसके आधार पर जो है गवर्नर जनरल की जो है कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को भी नामित करने की अनुमति दी गई। और जो है यहाँ पे किसके द्वारा जो है होगा, उस व्यक्ति का नाम आएगा और वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1909 में जो है 1909 के आधार पर जो है गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल या नामित करने की अनुमति दी गई। और ये व्यक्ति कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका को स्थापित किया गया। दूसरा कथन है इस अधिनियम की शुरुआत एक उद्देशिका से की गई जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बना रहेगा। जबकि तीसरा स्टेटमेंट है कि इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। चौथा कथन है कि इस अधिनियम के तहत जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्रदान की गई। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए 58 नंबर क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो है यह जो है भारत परिषद अधिनियम 1909 को कहा जाता है, ना कि 1919 को। और जो मार्ले थे वे तत्कालीन भारत के जो है सचिव थे और लॉर्ड मिंटो थे जो वे तत्कालीन वायसराय थे। तो यहाँ पे इस प्रकार देखा जाए तो जो है यहाँ पे सही आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे कथन ए दे रखा है कि 1919 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम का आधार बना। जबकि इसका कारण आर दे रखा है कि 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम में भारत के लिए एक संघीय ढांचे के साथ साथ उत्तरदायी सरकार और स्वशासन के विचारों को सामने रखा गया था। तो यहाँ पे जो है 59 में सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। कथन और कारण जो है दोनों सही है और जो है कारण जो है कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए नवंबर 1927 में इंडियन जो है स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति की गई। जबकि दूसरा कथन है इस कमीशन ने वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को समर्पित की। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, यानी गलत कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे। 60 में दोनों ही कथन यहाँ पे सही होंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ही कथन जो है सही है। पहला दूसरा दोनों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हमसे असत्य कथन के लिए पूछा गया था, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही कथन सही हैं, गलत तो कोई है ही नहीं। बात करें जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, तो इसकी समीक्षा का प्रावधान स्वयं इस अधिनियम में निहित किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो है 10 वर्ष पश्चात एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाएगी जो यह देखेगी कि इस अधिनियम की सुधार कहाँ तक लागू हो पाए हैं और आगे क्या सुधार अपेक्षित किए गए हैं और इस पर जो है अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगी। इसी प्रावधान का परिणाम हमें देखने को मिलता है कि अपेक्षित समय से पूर्व ही नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन जो है स्टैट्यूटरी कमीशन की नियुक्ति कर दी गई और इसी कमीशन का लोकप्रिय नाम जो है साइमन कमीशन नाम दिया गया, क्योंकि सर जॉन साइमन इसी कमीशन के अध्यक्ष थे और इस कमीशन ने जो है वर्ष 1930 में ब्रिटिश सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। यह एक जो है 7 सदस्यीय कमीशन था जिसमें एक भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, चार्टर्ड अधिनियम 1833 के तहत। क्योंकि जो है नेपोलियन ने महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण प्रभावित ब्रिटिश व्यापारियों ने
19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को लेकर काफ़ी जो है व्यापक रूप से विरोध किया और इस विरोध का परिणाम यह देखने को हमें मिलता है कि चार्टर्ड अधिनियम 1813 के रूप में निकल कर आया, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसलिए जो है अभी के जो है चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कायम रखा गया है अभी भी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को जो है चार्टर्ड अधिनियम 1833 द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1918 के अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था? तो उनका नाम था सरला देवी चौधरानी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की पहली महिला विधायक कौन थी? पहली महिला विधायक? तो इनका नाम था डॉक्टर एस मुथुलक्ष्मी रेड्डी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और ये इसके तहत देखा जाए तो मद्रास सरकार ने उन्हें वर्ष 1926 ईस्वी में प्रांतीय विधान परिषद में नियुक्त किया था। और सरला देवी चौधरानी वह महिला थी जिन्होंने 1918 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं के मताधिकार को लेकर एक प्रस्ताव भी पेश किया था। और यहाँ पे देखा जाए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 है, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए उचित विकल्प के आधार पर कीजिए। तो यहाँ पे कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 एक लंबा दस्तावेज था। इसमें जो है कुछ अनुच्छेद का जिक्र है और अनुसूचियों का जिक्र है। तो इनमें बताना है कि कौन से अनुच्छेद थे, कौन सी अनुसूचियाँ थी। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है 321 अनुच्छेद और जो है 10 जो है अनुसूचियाँ इसमें सम्मिलित थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अधिनियम के जो है कुछ प्रावधान किए गए, जिसमें पहला था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान होगा। इसके अलावा जो है प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की जाएगी और उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी। साथ ही तीसरा प्रावधान था कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसमें किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 है, 1935 के अधिनियम के बाद देश में अनेक घटनाक्रम तेजी से घटित हुए। उनमें से प्रमुख जो है निम्नवत थे। पहला है CR फार्मूला, दूसरा है क्रिप्स प्रस्ताव, तीसरा है कैबिनेट मिशन, चौथा है अगस्त प्रस्ताव, पांचवा है वेवेल योजना। तो उपरोक्त घटनाक्रम का सही जो है कालक्रम क्या है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जो अगस्त प्रस्ताव है यह आया 1940 में, क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, CR फार्मूला आया 1944 में और जो है वेवेल योजना आई 1945 में और कैबिनेट मिशन आया जो है 1946 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में गठित आयोग का संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध जो है पुलिस सुधार से था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस आयोग ने जो है कुछ दूरगामी पुलिस सुधारों की सिफारिश की थी। इस आयोग ने जो है ऐसे प्रशिक्षण स्कूल खोलने का परामर्श दिया जहां सिपाहियों और अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। साथ ही इसी आयोग की सिफारिश के बाद जो है आपराधिक खुफिया विभाग को भारत सरकार के साथ जोड़ा गया और यह सबसे महत्वपूर्ण घरेलू और विदेशी खुफिया एजेंसी बन गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए जो है विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने उठाई थी। जबकि दूसरा कथन है कि श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं कार्य की दशाओं की जांच के लिए सन 1875 में एक आयोग गठित किया गया। जबकि तीसरा कथन है 1881 ईस्वी में भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम बनाया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा कथन सही है, ये सही है। बाकी पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारत में कार्यरत श्रमिकों की दशाओं में सुधार एवं उनके लिए विधान बनाने की मांग सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों द्वारा उठाया गया था, ना कि दादा भाई नौरोजी द्वारा। और इसका एक प्रमुख कारण हमें ये देखने को मिलता है कि भारत में जो मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को जो है कम मजदूरी दी जाती थी और मजदूरों की जो कार्य दशाएँ थी
वो जो है निम्न स्तर की थी, जिसके कारण जो है श्रम लागत बहुत कम थी, जिससे कपड़ा निर्माण की लागत कम आती थी और वे सस्ता होती थी। और ब्रिटेन के कपड़ा मिल मालिक इस स्थिति से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस सस्ता कपड़ा से जो है प्रतिद्वंदिता करनी पड़ती थी। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो यहाँ पे जो है कपड़ा मिल के मालिकों द्वारा ये जो है आवाज़ उठाई गई थी, और यहाँ पे जो है उनके द्वारा जो है जो कार्यरत श्रमिक थे उनकी दशाओं में सुधार और उनके लिए कानून बनाने की मांग की गई थी। तो यहाँ पे जो है दूसरा तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 है। द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के अनुसार कारखानों में काम करने के लिए बच्चों की न्यूनतम और अधिकतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो ये आयु जो है 9 वर्ष और 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें देखने पे प्रतीत होता है कि प्रथम भारतीय डाक खाना अधिनियम 1881 का मुख्य जो है संबल बाल श्रमिकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ माना गया है, और इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर रोक लगाई गई थी। और द्वितीय भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में जो है इसमें और सुधार लाया गया, और इसमें बच्चों के काम करने की न्यूनतम आयु जो है 9 वर्ष और अधिकतम आयु जो है 14 वर्ष निर्धारित कर दी गई। लेकिन जो है द्वितीय कारखाना अधिनियम द्वारा जो है बच्चों के काम करने के घंटों को घटाकर जो है 7 घंटे प्रतिदिन और महिलाओं का समय जो है 11 घंटे प्रतिदिन कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में भू राजस्व पद्धति है, सूची सेकंड में लागू किए जाने वाले क्षेत्र हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो रैयतवाड़ी है, तो रैयतवाड़ी का मिलान क्या होगा? तो यहाँ पे जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त पद्धति है, ये मद्रास, बॉम्बे तथा असम के कुछ भागों में जो है लागू की गई। तो यहाँ पे जो है मद्रास, बॉम्बे और असम, तो पहले का मिलान हो जाएगा दूसरे से। और अगला है महालवाड़ी, तो महालवाड़ी जो पद्धति है ये मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और पंजाब में जो है लागू की गई, तो ये तीसरे से मिलान हो जाएगा। अगला है स्थायी बंदोबस्त, जिसे जो है जमींदारी प्रथा कहा जाता है, यह जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत के बनारस तथा कर्नाटक के उत्तरी भाग में जो है लागू की गई, तो इसका मिलान पहले से हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। कथन ए और कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए में दे रखा है कि 1813 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय समाज एवं देश के सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना प्रारंभ कर दिया। जबकि इसका कारण आर दे रखा है कि 18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण ब्रिटेन के हितों एवं विचारधाराओं में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। तो यहाँ पे देखा जाए 70 में, तो देखा जाए यहाँ पे सही आंसर होगा ए ऑप्शन, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक चरण के सही कालानुक्रम को प्रकट करता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो पहले आएगा व्यापारिक पूंजीवाद। व्यापारिक पूंजीवाद, तो यहाँ पे व्यापारिक पूंजीवाद को ले लेते हैं हम लोग। तो 1757 से 1813 के दौरान जो है भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार वाला चरण माना गया है, इसीलिए इसको व्यापारिक पूंजीवाद कहा जाता है। अगला है मुक्त व्यापार का चरण 1813 से शुरू होता है और 1858 तक जो है ये चलता है। इस चरण में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को खत्म कर दिया गया तथा सभी व्यापारियों को जो है मुक्त रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा है वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण जो 1860 और उसके बाद जो है शुरू होता है। इस चरण में जो है उपनिवेशियों के लिए विदेशी निवेश एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किए जाने वाली नीति को अपनाया गया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर जो है प्रतिबंध लगाना था। दूसरा कथन है पंजीकरण अधिनियम 1867 के द्वारा मेटकॉफ अधिनियम 1835 को परिवर्तित कर दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है?
तो 72 में देखा जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है सही है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि प्रेस पंजीकरण अधिनियम 1867 का उद्देश्य प्रेस एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाना नहीं था, अपितु उन्हें जो है विनियमित करना था। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इसके द्वारा प्रेस अधिनियम 1835, जिसे मेटकॉफ अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, को परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में समाचार पत्र है और सूची सेकंड में जो है प्रकाशकों का जिक्र है। तो यहाँ पे समाचार पत्र का नाम है हिंदू, तो हिंदू समाचार पत्र का जिक्र है। तो इसके जो प्रकाशक या संरक्षक थे जो है सुब्रमण्यम अय्यर थे। इसका मिलान हो जाएगा तीसरे से। हिंदुस्तान का मिलान होगा जो है जीपी वर्मा से, और जो है इंडियन मिरर का मिलान होगा जो है एन सेन से। इसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया का मिलान होगा दादा भाई नरौजी से। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। वह प्रथम भारतीय पत्रकार कौन थे जिन्हें कारावास की सजा दी गई थी? तो यहाँ पे 74 में देखा जाए तो सही जवाब होगा सी ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इन्होंने जो है द बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादकीय में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश पर एक निर्णय में बंगाली समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था तथा उनकी निंदा भी की थी, और जो है इसके परिणाम स्वरूप उन्हें जो है ये जो है कारावास की सजा दी गई थी। और जो है इसके पश्चात सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाल के एक जो है प्रखर राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं, और उन्हें भारतीय सिविल सेवा से वर्ष 1874 ईस्वी में हटा दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, जो है चार्ल्स वुड का डिस्पैच को जो है भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जो है जो सर चार्ल्स वुड थे वो जो है पश्चिमोत्तर प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में 1843 से जो है 53 तक जो है कार्यरत थे, और उन्होंने 1854 ईस्वी में भारत की भावी शिक्षा के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट योजना तैयार की। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने वाला चार्ल्स वुड का यह डिस्पैच भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। और इसमें जो है कुछ जो है प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया, और कहा गया कि इसमें सरकार से यह कहा गया कि वह जन साधारण की शिक्षा का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे, और इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा स्कूली शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। जबकि तीसरा ऑप्शन इन्होंने दिया कि इसमें स्त्री शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर जो है काफ़ी बल दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। मूलभूत शिक्षा की वर्धा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह योजना मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति के द्वारा तैयार की गई थी। जबकि दूसरा कथन है कि इस योजना की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र में प्रकाशित लेखों की श्रृंखला पर आधारित थी। तीसरा कथन है इस योजना के तहत 6 से लेकर 16 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की वकालत की गई थी। जबकि चौथा कथन है कि इसमें उन क्षेत्रों में हिंदी पढ़ाने की बात की गई थी जहां वह मातृभाषा नहीं थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे 75 में देखने पे ये पता चलता है माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन था, 75 गलती से बोल दिया गया। तो 76 नंबर क्वेश्चन में हमें देखने पे क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है सही के लिए पूछा गया है। तो एक तो यहाँ पे जो है पहला नंबर का स्टेटमेंट है कि जो है यह योजना मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई। जबकि जो है यहाँ पे जो है यह योजना जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में जो है एक समिति बनी थी, उसके द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। और जो है दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जो है सही है, जबकि तीसरा स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इसके तहत देखा जाए तो 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई थी। और इसके अलावा चौथा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे सही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77।
ब्रिटिश कालीन शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित आयोगों समितियों पर विचार करें। पहला है सैडलर आयोग, दूसरा है जो है हार्टोंग समिति, तीसरा है हंटर आयोग, तीसरा है वुडकॉट डिस्पैच, चौथा है जो है सार्जेंट योजना। तो उपरोक्त आयोगों या समितियों का जो है कालानुक्रम सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे देखा जाए वुडकॉट डिस्पैच जो है 1854, हंटर का आयोग 1882 से 83 और जो है सैडलर आयोग आया सैडलर आयोग आया 1917 से 18 और जो है हार्टोंग समिति गठित की गई 1929 और सार्जेंट योजना बनाई गई जो है 1944 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था? तो इस रियासत का नाम है बड़ौदा रियासत। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भारतीय रियासतें भी काफ़ी जो है आगे थीं और इसका सबसे बड़ा हमें प्रमाण मिलता है बड़ौदा रियासत से, जिसने जो है सन 1906 ईस्वी में जो है प्रगतिशील गायकवाड़ शासक ने अपनी पूरी रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ कर दिया। ये गायकवाड़ शासक जो थे ये जो है बड़ौदा रियासत से संबंधित थे और इसके बाद जो है राष्ट्रवादी नेताओं ने भी सरकार से जो है पूरे ब्रिटिश भारत में इस व्यवस्था को लागू करने का आग्रह किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1925 ईस्वी में की गई। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है विश्वविद्यालयों की शिक्षा पर सैडलर आयोग बनाया गया 1917 से 1919 तक जो है ये कार्यरत रहा आयोग और इसने सिफारिशें अपनी प्रस्तुत की और इसके बाद की जो है लगभग एक दशक में अनेकों विश्वविद्यालयों की जो है स्थापना की। जब इन्होंने अपना जो है सुझाव दिए तो अनेकों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई और विश्वविद्यालयों के जो है आंतरिक प्रशासन में भी सुधार लाया गया। और इसके अलावा पाठ्यक्रम निर्माण और परीक्षा एवं अनुसंधान जैसे मामलों को देखने के लिए अकादमिक परिषद का भी गठन किया गया। इसके अलावा जो है 1925 में जो है भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का भी गठन किया गया। इससे जो है विश्वविद्यालयों के जो है शैक्षणिक स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी स्थापना अप्रैल 1936 में की गई कि प्रथम सचिव और प्रथम अध्यक्ष जो है क्रमशः कौन थे? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एन.जी. रंगा और सहजानंद सरस्वती जो है इसके जो है सचिव और अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे एन.जी. रंगा जो है सचिव थे और जो है सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखा जाए तो किसानों को संगठित करने की दिशा में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई और इसकी स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई और स्वामी सहजानंद सरस्वती उन सभा के पहले अध्यक्ष तथा एन.जी. रंगा इसके पहले सचिव नियुक्त किए गए। और वर्ष 1936 में ही अखिल भारतीय किसान सम्मेलन फैजपुर में आयोजित किया गया और 1937 के प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। बिहार प्रांतीय किसान सभा ने किस वर्ष जो है जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया था? तो यहाँ पे 81 में देखा जाए तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा 1935 में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्योंकि देखा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना का मार्ग जो है बिहार से शुरू हुआ और बिहार में जो है सहजानंद सरस्वती और कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, पंचानंद शर्मा इत्यादि नेताओं ने जो है किसान आंदोलनों को योग्य नेतृत्व प्रदान करने का काम किया और बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जो है जमींदारी के उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव वर्ष 1935 में ही पारित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं था? तो इसका जो है देखा जाए तो कीर्ति आंदोलन का संबंध जो है बंगाल से नहीं था और जो है कीर्ति आंदोलन का संबंध बंगाल से नहीं बल्कि जो है पंजाब से था। यह आंदोलन 1926 से 29 के मध्य जो है पंजाब में चलाया गया,
कीर्ति किसान सभा श्रमिकों तथा किसानों की एक पार्टी थी जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए किसानों, औद्योगिक श्रमिकों और निम्न वेतन प्राप्त करने वाले अन्य शहरी मजदूरों को संगठित करना था। और इसका परिणाम ये देखने को मिलता है कि 1929 ईस्वी के पश्चात इस पार्टी की गतिविधियां कमज़ोर पड़ गईं, क्योंकि इसके एक प्रमुख नेता सोहन सिंह जोश को मेरठ संयंत्र केस में दोषी करार दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा सूचियों को नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में अधिनियम या कानून है दे रखा है और सूची सेकंड में उनका स्थापना वर्ष दे रखा है या उनके पारित होने का वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दक्कन कृषक राहत अधिनियम है, यह जो है 1879 में जो है आया और पश्चिम भारत के दक्कन किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए इसको लाया गया था। अगला है बंगाल काश्तकारी अधिनियम, यह आया 1885 में, यह जो है पाबना विद्रोह के प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिए लाया गया था। अगला है जो है मालाबार टेंडेंसी एक्ट, इसको जो है 1929 में लाया गया और जो है इसको जो है मोपला कृषक विद्रोह के बाद लाया गया। हालांकि इस एक्ट में संशोधन के लिए वर्ष 1938 में किसानों ने फिर से महत्वपूर्ण आंदोलन भी चलाया। अगला है जो है वर्गदार अधिनियम, यह आया 1949 में। यह इसलिए आया कि 1940 के दशक को बंगाल में जो है तेभागा आंदोलन के प्रभाव को खत्म करने के लिए इसको लाया गया था। तो यहाँ पे जो है सही जो है जवाब होगा बी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा मिलान सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 84। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया था। दूसरा कथन है वर्ष 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के किसान संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए और उन्होंने एका आंदोलन चलाया। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे दोनों ही कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ पर की गई? तो 85 में देखा जाए तो यहाँ पे सही जवाब है जो है NG रंगा द्वारा आंध्र प्रदेश में जो है भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना की गई। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो है आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलनों की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि किसान कार्यकर्ताओं को अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध वामपंथी नेता ग्रीष्मकालीन स्कूलों में व्याख्यान देते आए थे, जिनकी व्यवस्था किसानों द्वारा दिए गए चंदे से की जाती थी। और इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है वहाँ जो है NG रंगा द्वारा जो है आंध्र प्रदेश में भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना 1933 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित में किन्हें भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, नारायण मेघाजी लोखंडे को माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखा गया कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से भारत में श्रम सुधारों की मांग उठनी शुरू हो गई थी और इस दृष्टि से नारायण मेघाजी लोखंडे को जो है भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का जनक माना गया और उन्होंने 1884 ईस्वी में भारत के पहले श्रमिक संगठन बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की शुरुआत की। वे मराठी भाषा के पहले श्रमिक साप्ताहिक दीनबंधु जो है के संपादक भी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा था? तो इस ट्रेड यूनियन का नाम जो है मद्रास लेबर यूनियन था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और जो है इसकी स्थापना 1918 में जो है BP वाडिया ने की अध्यक्षता में किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो है बकिंघम और कर्नाटक के मिलों के श्रमिकों की शिकायतों को जनता के सामने रखा जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतानें हैं। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस भारतीय का है? तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, लाला लाजपत राय का है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो सूची फर्स्ट में कानून या घटनाएं दे रखी हैं और सूची सेकंड में जो है संबंधित वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पे ट्रेड जो है डिस्प्यूट एक्ट दे रखा है। तो इसकी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये किस वर्ष से संबंधित है, ये आपको चयन करना है।
तो यहाँ पे हम 89 में देखते हैं तो ट्रेड डिस्प्यूट अधिनियम 1929 में आया, और जो है ट्रेड यूनियन अधिनियम जो आया वो 1926 में आया। और अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई, जो है इसकी स्थापना 1918 में की गई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ, 1922 में हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। 1929 ईस्वी में गठित राजकीय श्रम के अध्यक्ष कौन थे, यानी रॉयल कमीशन ऑफ लेबर के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जे एच व्हाइटली जो है इसके अध्यक्ष थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर कब और किन के बीच हुआ था। तो यहाँ पे जो है 91 में देखा जाए तो दिल्ली पैक्ट के संदर्भ में बात की जा रही है। तो 8 अप्रैल 1950 को नेहरू और लियाकत अली के बीच जो है दिल्ली पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इस समझौते के अनुसार जो है भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में केंद्रीय तथा प्रांतीय स्तर पर जो है अल्पसंख्यक समुदायों से मंत्री नियुक्त करने का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 30 जनवरी 1948 को जो है किस स्थान पर जो है नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, बिरला भवन नई दिल्ली में। और यह दिन था 30 जनवरी 1948 को बिरला भवन नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने जो है महात्मा गांधी की हत्या कर दी। और इस घटना से जो है पूरे जो है देश को काफ़ी गंभीर झटका लगा और राष्ट्र निर्माण के कार्य की गति अवरुद्ध हो गई। और जो है ऑल इंडिया रेडियो पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है और हर तरफ अंधेरा छा गया है। उन्हें तथा उनकी यादों को हमारी सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी कि हम स्वयं को सत्य को समर्पित करें जिसके लिए वे जिए और मरे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। बटलर समिति 1927 का संबंध किस क्षेत्र से माना गया है। तो 93 में देखा जाए तो इसका संबंध जो है देशी रियासतों के साथ संबंधों का परीक्षण करने से है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार की भारतीय रियासतों के प्रति नीति दे रखी है और सूची सेकंड में उनकी कार्यविधि दे रखी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 94 में हमें ये देखने में पता चलता है कि जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है भारतीय रियासतों से समानता प्राप्त करने के लिए संघर्ष जो है 1740 से 1765 के मध्य जो है रहा। और जो है मध्यवर्ती राज्य अथवा घेरे की नीति जो है का जो है संबंध जो है 1765 से 1813 के मध्य है। तो इसका मिलान होगा पहले से। अगला है जो अधीनस्थ पार्थक्य की नीति थी 1813 से 1857 तक, तो इसका मिलान होगा दूसरे से। और जो है अधीनस्थ जो संघ की नीति है इसका मिलान होगा 1857 से 1835 के मध्य, तीसरे से हो जाएगा। एक समान संघ की नीति का मिलान होगा जो है 1835 से 47 के मध्य। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा जो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, वेनेगल नरसिंह राव थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। और दरअसल भारतीय संविधान का निर्माण का कार्य कई चरणों से होकर गुजरा था और पहला चरण में संविधान निर्माण से जुड़ी विभिन्न समितियों को मूलभूत मामलों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था और द्वितीय चरण में जो है BN राव को उन समितियों के प्रतिवेदन के आधार पर तथा अन्य देशों के संविधानों पर एक प्रारंभिक मसौदा तैयार करना था। जबकि तीसरा चरण था प्रारूप समिति द्वारा संविधान के एक विस्तृत प्रारूप तैयार करने से जुड़ा हुआ था। जबकि चौथा चरण जो है विचार विमर्श किए जाने से तथा पांचवा चरण जो है संविधान को अपनाए जाने से संबंधित था। अगला क्वेश्चन नंबर 96। बर्मा का विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कब किया गया। तो इसका विलय जो है 1885 ईस्वी में किया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है।
क्योंकि जो है 1878 ईस्वी के पश्चात जो है अंग्रेज़ों ने अनेक विस्तारवादी अभियान चलाए और इन्हीं अभियानों में से एक था जो है बर्मा में जो है चलाया गया, बर्मा के विरुद्ध चलाया गया अभियान था और 1885 ईस्वी में उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर दिया गया और भारतीय राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की इस नीति का घोर विरोध भी किया। लेकिन राष्ट्रवादी उग्र साम्राज्यवाद के स्थान पर जो है शांति की नीति अपनाए जाने की वकालत करते थे, जिसका परिणाम स्वरूप देखने के हमें मिलता है कि 1897 ईस्वी में तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष जो है शंकर नायर ने कहा था कि हमारी वास्तविक नीति शांति की ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। निम्नलिखित घटनाक्रमों पर विचार करें। पहला है चीन द्वारा भारत पर आक्रमण, दूसरा है जो है बेलग्रेड में गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम सम्मेलन, तीसरा है जो है बांडुंग सम्मेलन, चौथा है कोरियाई युद्ध। तो उपरोक्त घटनाक्रमों का सही कालानुक्रम क्या होगा? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण कब किया गया? तो चीन द्वारा भारत पर आक्रमण जो है 1962 में किया गया और जो है बेलग्रेड में जो है गुट निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ 1961 में और जो है कोरियाई युद्ध हुआ 1952 से 53 के मध्य और जो है बांडुंग का सम्मेलन हुआ जो है 1955 में। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन सही सुमेलित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। गुट निरपेक्ष देशों का पहला सम्मेलन जो है बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में सदस्य के तौर पर कुल कितने देशों ने भाग लिया? तो इसमें जो है 26 देशों ने भाग लिया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इस सम्मेलन में जो है 25 जो है अफ्रीकी एशियाई देश तथा एक यूरोपीय देश ने सदस्य के तौर पर भाग लिया, अर्थात कुल 26 देशों ने सदस्य के तौर पर भाग लिया। साथ ही 3 लैटिन अमेरिका के देशों ने पर्यवेक्षक के तौर पर भी भाग लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। भारत और अमेरिका के बीच जो है आणविक ऊर्जा के असैन्य उपयोग के संबंध में समझौता किस वर्ष किया गया? तो यह समझौता जो है 1963 ईस्वी में किया गया। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। भारत में प्रथम आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 के बीच आयोजित किए गए थे। इस चुनाव में कुल 53 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। उनमें से कितने राष्ट्रीय दल थे? तो उस समय जो है 14 राष्ट्रीय दल थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस आम चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवारों में से 533 निर्दलीय उम्मीदवार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा 1880 में प्रकाशित किया गया द बंगाल गजट था। जबकि दूसरा कथन है कि सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण 1882 में इसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो है भारत का पहला समाचार पत्र जो है द बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में जो है प्रकाशित किया था, ना कि जो है 1880 में। इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। और किंतु सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया अपनाने के कारण जो है 1782 में इसकी संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। तो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102। भारतीय प्रेस के जो है विनियमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है कि समाचार पत्रों का जो है पत्रेक्षण अधिनियम 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया गया। दूसरा कथन है कि चार्ल्स मेटकॉफ ने 1835 में समाचार पत्रों का जो है पत्रेक्षण अधिनियम 1799 के नियमों को रद्द कर दिया। इसी कारण मेटकॉफ को भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। जबकि तीसरा कथन है कि अनुज्ञप्ति अधिनियम 1857 द्वारा सरकार के बिना अनुज्ञप्ति के जो है संपत्तियां रखना और उनका प्रयोग करना अवैध घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पे जो है सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है पहला और तीसरा यहाँ पे सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे जो है गलत हो जाता है। दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। इंडियन नेशनल आर्मी ने स्त्री सैनिकों का भी एक दल डॉक्टर लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में गठित किया था। इस दल का क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम था
रानी झांसी रेजिमेंट। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया था। जबकि दूसरा कथन है कि जिला जो है दंड नायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया था। इसके अलावा जो है तीसरा कथन है कि अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई। चौथा कथन है, इसे जो है 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पूछा गया था कि असत्य कथन का चयन करना है। तो 104 में जो है डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, क्योंकि जो है इसमें कहा गया है कि 1882 में जो है लॉर्ड रिपन ने जो है इसको रद्द कर दिया था, जबकि जो है 1881 में जो है इसको रद्द किया था, ना कि 1882 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित घटनाओं का सही जो है कालानुक्रम निर्धारण कर सत्य कथन का चयन करें। महाराष्ट्र में जो है कर न अदायगी का अभियान चलाया गया। कब है इसका साल कब है? तो यहाँ पे देखा जाए जो है 1896 से 97 के मध्य जो है देखा जाए तो जो है महाराष्ट्र में जो है कर न अदायगी अभियान चलाया गया और किसानों से आग्रह किया गया कि फसल बर्बाद हो जाने की स्थिति में वे सरकार को लगान अदा ना करें। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि कपास पर उत्पाद शुल्क आरोपित किए जाने के विरोध में महाराष्ट्र में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, जो है 1896 में। इसके अलावा गणपति उत्सव का जो है प्रारंभ कब किया गया? तो 1893 में। और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ जो है 1896 में जो है किया गया। इसके अलावा जो है 1897 में जो है पूना में भयंकर जो है प्लेग फैला और जो है इसके जो है परिणाम स्वरूप जो है पूना में प्लेग से निपटने हेतु सरकारी प्रयासों का समर्थन किया गया। किसके द्वारा? जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो यहाँ पे जो है देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है सही युग्म जो है बन रहा है, जो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106। कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। कथन ए कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया गया। कारण आर दे रखा है कि शिवाजी महोत्सव के समय तिलक द्वारा एक भाषण में शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या को सही ठहराने के आधार पर सरकार ने रैंड की हत्या के पश्चात तिलक को गिरफ्तार कर लिया। जो शिवाजी महोत्सव मनाया गया वो 1896 में इसकी शुरुआत की गई। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 106 में जो है कथन तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, तथा कारण आर जो है ये कथन एक का सही स्पष्टीकरण नहीं प्रदान करता है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इसके द्वारा जो है लॉर्ड रिपन के 1878 के अधिनियम के सभी प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया, जबकि दूसरा कथन है सरकार को अखबारों के पंजीकरण रद्द करने का अधिकार भी दिया गया। तीसरा कथन है आर्थिक बाधाओं द्वारा प्रेस की आज़ादी पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो 107 में हमें देखने पे पता चलता है, क्या पता चलता है कि यहाँ पे जो है असत्य कथन का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे असत्य है, बाकी जो है दूसरा तीसरा सही है। तो असत्य का चुनाव करना है तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 द्वारा जो है लॉर्ड लिटन के 1878 के अधिनियम के सभी घिनौने प्रावधानों को पुनर्जीवित कर दिया गया। और इस अधिनियम के अनुसार जो है स्थानीय सरकारें किसी समाचार पत्र के प्रकाशक या जो है मुद्रायण यानी प्रकाशित करने के जो है स्वामी से पंजीकरण जमानत मांग सकती थी। इस पंजीकरण जमानत की न्यूनतम राशि 500 रुपये या अधिकतम जो है 2000 रुपये तय की गई। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि इस यहाँ पे लॉर्ड लिटन होना चाहिए था, लॉर्ड रिपन नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। वर्ष 1921 में किसकी अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया? तो तेज बहादुर सप्रू के जो है अध्यक्षता में प्रेस समिति का गठन किया गया।
और यहाँ पे देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है सरकारी आलोचना को रोकने तथा राजनीतिक जो है प्रदर्शनों का दमन करने के लिए भारतीयों पर अनेक कानून लाद दिए गए, जिसके पश्चात जो है 1921 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में प्रेस समिति ने सरकार से 1908 एवं 1910 के अधिनियमों को रद्द करने की सिफारिश की और इसके पश्चात इन अधिनियमों को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है वारेन हेस्टिंग्स ने 1784 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। दूसरा कथन है 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डंकन द्वारा की गई थी। जबकि तीसरा कथन है वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, पहला और तीसरा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है 1781 में वारेन हेस्टिंग ने जो है कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, ना कि 1784 में। तो यहाँ पे 1781 होना चाहिए था और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो है मुस्लिम कानूनों तथा इससे संबंधित अन्य विषयों की शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा जो है यहाँ पे देखा जाए तीसरा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट इसलिए यहाँ पे गलत है कि वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेजली ने कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और इस कॉलेज में अधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों की शिक्षा दी जाती थी और 1802 में यह कॉलेज बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110। 110 नंबर क्वेश्चन है जो है आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखा जाए तो आंग्ल प्राच्य विवाद जो है शिक्षा प्रदान करने की भाषा से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है लोक शिक्षा की समान समिति में दो दल जो है प्रकट हुए। एक दल जो है प्राच्य शिक्षा समर्थक था और दूसरा जो है आंग्ल शिक्षा समर्थक था। जो है प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाश्चात्य विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर परंपरागत भारतीय भाषाओं एवं साहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जबकि दूसरी ओर जो है आंग्ल शिक्षा समर्थकों में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया तथा वे दो धड़ों में विभक्त हो गए। एक धड़ा चाहता था कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए रखने पर जोर दिया जाए, तो दूसरा धड़ा चाहता था कि शिक्षा का माध्यम भारतीय देसी भाषाओं को बनाए रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है मैकाले का स्मरण पत्र 1835 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उसने अपने स्मरण पत्र में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा की वकालत की, जबकि दूसरा कथन है कि पाश्चात्य विज्ञान तथा साहित्य का ज्ञान जन साधारण तक सरकारी शिक्षाओं द्वारा पहुंचाना, इसे अधोगामी प्रवेशन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 111 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो 112 में देखा जाए तो असत्य कथन यहाँ पे देखा जाए तो तीसरे नंबर का है कि इसने सरकारी तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर बल दिया। ये यहाँ पे जो है असत्य कथन है, क्योंकि इसने इस बात पर बल दिया कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। तो इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है ब्रिटिश संसद ने रॉयल टाइटल्स नामक अधिनियम कब पारित किया था। तो यहाँ पे 113 का सही जवाब है जो है 1876 ईस्वी में इसको पारित किया गया। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसके माध्यम से ब्रिटेन की जो है सामग्री थी विक्टोरिया, उन्होंने जो है समस्त ब्रिटिश प्रदेशों तथा देसी रियासतों समेत कैसरे हिंद की उपाधि धारण कर ली। साथ ही इस प्रकार की उपाधियां जो है भारतीयों को भी प्रदान की जाने लगी ताकि वे ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति जो है स्वामी भक्त और विश्वसनीय बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 है स्वतंत्र भारत के प्रथम चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कुल लोकसभा की जो है 489 सीटों के लिए
चुनाव आयोजित हुआ। और दूसरा कथन है चुनाव के पश्चात प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मावलंकर थे। तो यहाँ पे सत्य कथनों का चयन करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 नंबर क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि 1937 में प्रांतीय चुनाव हेतु जारी किए घोषणा पत्र में भारतीय किसान सभा के एजेंडे शामिल नहीं थे। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो इसमें जो है जो भी भारतीय किसान सभा के एजेंडे थे सबको इसमें सम्मिलित किया गया था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में कार्यकारी जो परिषद है उसके उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल को बनाया गया था तथा उपाध्यक्ष के रूप में जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, 1945-46 के प्रांतीय चुनाव के पश्चात किस प्रांत में जो है खिज्र हयात खां के नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। तो यहाँ पे 117 में देखा जाए तो 117 में देखा जाए तो यहाँ पे सी ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पंजाब में जो है इसका गठन किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118 है, ईसाई धर्म प्रचारकों को जो है भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति पहली बार किस अधिनियम या कानून के द्वारा दी गई थी। तो इस कानून का नाम था चार्टर्ड अधिनियम 1813 है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के प्रावधान के अनुसार 2 भारतीय सदस्यों को इंग्लैंड में राज्य परिषद के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उनमें से एक सैयद हुसैन बिलग्रामी थे जिसने मुस्लिम लीग की स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाई थी। दूसरे कौन थे। तो दूसरे जो है कृष्णा जी गुप्ता थे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय सिविल सेवा के नवनियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए इंग्लैंड के हेलीबरी नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो 120 में देखा जाए तो इसकी स्थापना 1806 में की गई। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और लेकिन जो है वर्ष 1806 में कोर्ट ऑफ जो है डायरेक्टर्स ने इसकी मान्यता को रद्द कर दिया और इसके स्थान पर इंग्लैंड के हेलीबरी नामक स्थान पर जो है नवनियुक्त अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना करी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म करने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन म्यांमार में। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित जो है संगीतकारों पर विचार करें। पहला है जाकिर हुसैन, दूसरा है जो है गणेश राजगोपालन, तीसरा है जो है शंकर महादेवन, चौथा है AR रहमान। तो उपरोक्त में से किसे जो है ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ में पहला, दूसरा, तीसरा सही है, जिन्हें जो है ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, हाल ही में जो है हाई एल्टीट्यूड जो है स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद द्वारा किया गया है। तो 123 में देखा जाए तो 123 में जो है सही जवाब है सी ऑप्शन वैज्ञानिक और जो है औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा इसका जो है सफल परीक्षण किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124 है, नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ्स। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश डिवाइस को लॉन्च किया गया है और इसका विस्तारित रूप ये है और यह जो है लॉकेट के आकार का तकनीक है जो तड़ित बाढ़, ग्रीष्म लहर और शीत लहर के आने से आधे घंटे पहले जो है उसको जो है
उसका जो है ज्ञान कर लेती है और जो है सूचना प्रदान कर देती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करें। एम वेंकैया नायडू, वीपी नरसिम्हा राव, एम.एस. स्वामीनाथन और जो है पद्मा सुब्रमण्यम। तो उपरोक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला और चौथे को सम्मानित नहीं किया गया, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है पीवी नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत रत्न प्रदान किया गया है 2024 में। और भारत रत्न जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। और जो है यह जो है इसके तहत जो है 2024 में लाल कृष्ण आडवाणी और जो है कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एम.एस. स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो एक तरफ पशु मेला है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्यों का जिक्र है। तो होरी हब्बा जो है ये जो है कर्नाटका का जो है क्या है, पशु खेल है। अगला है जल्लीकट्टू तमिलनाडु और धीरियो जो है गोवा का और जो है कंबाला जो है पंजाब का। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है क्या होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे जो है क्या होगा, सही नहीं है, क्योंकि ये जो है पंजाब की जगह यहाँ पे कर्नाटका होना चाहिए था। कंबाला जो है पशु खेल है कर्नाटका का, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 127, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण जो है बोचसनवासी अक्षर जो है पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह जो है लगभग 700 करोड़ रुपए का बन के तैयार हुआ था और इस क्षेत्र का जो है पहला पत्थर से बना हिंदू मंदिर था यह है। और इस विशाल मंदिर की ऊंचाई 108 फीट थी और इसमें 7 शिखर शामिल थे जो देश के प्रत्येक अमीरात का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित लिपियों पर विचार करें। बंगाली, देवनागरी, रोमन। तो उपर्युक्त में से किसे जो है त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा में जो है कोकबोरोक भाषा की आधिकारिक लिपि या लिपियों के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है? तो यहाँ पे पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129, बिहार सरकार की 3E मिशन मोड का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है ट्रैफिक से है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। पहला ई का मतलब है ट्रैफिक की इंजीनियरिंग, दूसरा ई का मतलब है ट्रैफिक का एजुकेशन, तीसरा ई का मतलब है ट्रैफिक का इन्फोर्समेंट। और जो है उत्तर बिहार के शहर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, बेतिया, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में बढ़ती जाम समस्या को देखते हुए प्रशासन ने जो है ट्रैफिक को 3E मिशन मोड में रखकर कार्रवाई करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के जो है कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया गया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? तो यह जो है सारण जिले में अवस्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यह बंदरगाह जो है 30 मीटर चौड़ा, 150 मीटर लंबा है, जहाँ एक साथ 2 मालवाहक जहाज़ों का ठहराव हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, निम्न कथनों पर विचार करें। स्वाति पोर्टल में स्वाति का पूर्ण विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजिकल एंड जो है इन्वेंशन है। साथ ही दूसरा कथन है भारत की UPI सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई हैं। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे असत्य हैं, क्योंकि भारत सरकार के जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार पोर्टल लॉन्च किया, जिसका फुल फॉर्म है साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड जो है इनोवेशन। और स्वाति पोर्टल का उद्देश्य है कि भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए। और इसके अलावा जो है
जो दूसरा कथन है वो भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि श्रीलंका और मालदीव में नहीं, श्रीलंका और मॉरिशस में जो है यूपीआई सेवाएं जो है अभी प्रदान की जा रही हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों ही कथन यहाँ पे गलत थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि नगोया प्रोटोकॉल एक स्वेच्छाकारी वैश्विक समझौता है, जबकि दूसरा कथन है नगोया प्रोटोकॉल संसाधन उपयोग से होने वाले लाभों का उचित भंडारा सुनिश्चित करता है। तीसरा कथन है भारत 11 मई 2011 में जो है इसका अनुसमर्थन किया। भारत ने जो है 11 मई 2011 में इसको अनुसमर्थन किया। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है कि कितने कथन यहाँ पे सही है। तो एक कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे देखा जाए तो जो है एक तो यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है भारत ने 11 मई 2011 को इस पे जो है हस्ताक्षर तो किए, लेकिन अनुसमर्थन जो है अक्टूबर 2012 में किया। तो इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। और यहाँ पे देखा जाए दूसरा ऑप्शन है ये जो है स्वेच्छाकारी नहीं जबकि बाध्यकारी समझौता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, जबकि दूसरा ही स्टेटमेंट केवल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य की घोषणा की है, जबकि दूसरा कथन है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद सम्मेलन की ओर है। तो यहाँ पे सही कथन को देखा जाए तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला कथन इसलिए गलत हो जाता है कि इन्होंने जो है सितंबर 2020 में जो है यूरोपीय संघ ने 2030 तक जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने का लक्ष्य की घोषणा की है, जबकि पहले यह 40% थी। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि डिब्रूगढ़ पहले फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। दूसरा कथन है भारत ने फरवरी 2020 में गांधीनगर गुजरात में जो है CMS COP13 की मेजबानी की थी। तो यहाँ पे सही कथन को चयन करें तो दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि डिब्रूगढ़ में नहीं, इसका आयोजन जो है गुवाहाटी में किया जा रहा है। 15 फरवरी 2024 को किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, निम्न कथनों का चयन करें। पहला कथन है कि विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। दूसरा कथन है पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है, तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई सा भी कथन यहाँ पे गलत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि जो है सुबिका पेंटिंग का संबंध नागालैंड के नागा समुदाय से है। दूसरा कथन है कि सुबिका पेंटिंग जो है विलुप्त होने की कगार पर है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है, तो दूसरा कथन सही है, जबकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। पहला इसलिए गलत हो जाता है कि जो सुबिका पेंटिंग है वो जो है मणिपुर के मैतेई समुदाय से संबंधित है, ना कि नागालैंड के नागा समुदाय से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है हाल ही में कृषि मंत्रालय द्वारा ग्रो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है इसके तहत भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी जो है उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए जो है रिमोट सेंसिंग और GIS तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो सही कथनों का यहाँ पे चुनाव करें। तो 137 में देखा जाए तो दूसरा कथन सही है, पहला यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि नीति आयोग द्वारा जो है ग्रो रिपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, ना कि कृषि मंत्रालय द्वारा। और इसका फुल फॉर्म है जो है ग्रीनिंग एंड रीस्टोरेशन ऑफ जो है वेस्टलैंड विद जो है एग्रो फॉरेस्ट्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138,
मुख्यमंत्री समेकित जो है समेकित चौर विकास परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसके तहत किसानों को तालाब बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए 50% से 70% तक अनुदान का प्रावधान है। जबकि दूसरा कथन है, यह योजना 2021-22 में पायलट प्रोजेक्ट के तहत दरभंगा, सिवान आदि जिलों में लागू की गई थी। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करें तो दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 139, निम्न कथनों पर जो है विचार करें। तो पहला कथन है कि जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई। जबकि दूसरा कथन है, GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे। तो यहाँ पे गलत कथन का चुनाव करना है, तो पहला कथन यहाँ पे गलत है, जबकि दूसरा यहाँ पे सही है। क्योंकि हाल ही में प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जो है जगत गुरु रामभद्राचार्य को जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहाँ पे दो लोगों को पुरस्कार प्रदान किया गया और यह पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया। यह भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1944 में साहू शांति प्रसाद द्वारा किया गया था और इसके तहत जो है 11 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है और एक जो है प्रशस्ति पट्टिका और देवी सरस्वती की प्रतिमा भी दी जाती है। और मलयालम लेखक GS कुरूप इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे, जो जिनको 1965 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, नरेंद्र कुमार यादव को नियुक्त किया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ। दूसरा कथन है, भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां जो है गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है, तो पहला कथन असत्य है, जबकि दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे इसका आयोजन जो है दुबई में किया गया, ना कि जो है ब्राजील में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सारण में गंडक नदी में घड़ियाल तथा कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। जबकि दूसरा कथन है कि इस कार्य हेतु अमेरिका के जो है कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजल्स चिड़ियाघर बिहार की मदद करेगा। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करें, तो यहाँ पे दूसरा कथन सही है, जबकि पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे सारण नहीं बेतिया होना चाहिए था, इसलिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, डॉक्टर हेज जी गिंगोब का निधन हो गया, वे संबंधित थे। तो वे जो है नामीबिया से संबंधित थे। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उन्होंने जो है भारत के प्रोजेक्ट चीता में उनका काफ़ी अहम योगदान माना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन के लिए पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया। दूसरा कथन है, पेस का पूर्ण विस्तार जो है प्लैंकटन एयर क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम है। तो असत्य कथन का चयन करें, तो दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा द्वारा जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए स्पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया और इसका जो है फुल फॉर्म होता है प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशियन इकोसिस्टम, इसलिए पहला दूसरा दोनों गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 145, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया। दूसरा कथन है, इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था। तो सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि भारत के सबसे बड़े द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन जो है बालासोर में नहीं, विशाखापत्तनम में जो है 19 से 27 फरवरी के मध्य किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 146, ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है। तो यहाँ पे 146 में देखा जाए तो ई जागृति पोर्टल जो है किससे संबंधित है, तो यह जो है उपभोक्ता आयोगों के लिए एक पोर्टल है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन थे। तो यहाँ पे यूएई के राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वे इस दौरान भारत की 8 जो है दिवसीय जो है 8 महीनों में तीसरी भारत यात्रा और जो है 8 दिन की भारत यात्रा पर आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने 10वें वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लिया।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148 है, थान थाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यह 18वां वन्य जीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149 है, श्री राम सिंह का संबंध किससे है? तो उनका संबंध कूका आंदोलन से भी है और नामधारी संप्रदाय से भी है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 है, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? तो यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन उड़ीसा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही जो है एडुटेरिया का तीसरे नंबर का टेस्ट पेपर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।